हाँ, ये कुछ पूछना चाहेंगे आप इसमें टेस्ट वगैरह में से? कुछ भी कंफ्यूजन आपको है तो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा सही स्पीड से लेके चलेंगे अब जरा, इस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये टेस्ट हैं। इंटीग्रल वाली बात कर रहे हो? ये चलिए, ये तो इंटीग्रल का टेस्ट है ना। एक बार दिखाना क्वेश्चन क्या था, मेरे को टेस्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये राइट टेस्ट है ना। 7 आप कह रहे हो तो ये तो बहुत आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना चाहते हैं ना। टेस्ट जो हमने लिया था AOI एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका क्वेश्चन 7 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, है ना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन का है ये हमारे पास sec स्क्वायर x इंटू में tan y इंटू dx, तो उसको उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस sec स्क्वायर y और यहाँ से tan x इंटू में dy। इसका हमें काम करना था और इसका जो सही आंसर आना है वो है tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c करके इसका आंसर आता है। c है कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते हैं ना, c का फर्क उसका है, बस आंसर ये भी ठीक है ना। हाँ, क्या करेंगे इसको सेपरेटिंग वेरिएबल, है ना। सेपरेटिंग वेरिएबल के हिसाब से sec स्क्वायर dx अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर tan x। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y dy अपॉन में कितना हो जाएगा tan y। क्वेश्चन किसका बन गया ये सेपरेटिंग वेरिएबल। जैसे क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल का है हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल दोनों तरफ एक जैसा ही है, एक तरफ का समझ लो आप। यहाँ क्या करेंगे आप बताएंगे जरा। हाँ जी, tan x को क्या मानेंगे आप t, तो sec स्क्वायर dx क्या बन गया dt, तो ऊपर क्या हो गया dt, नीचे क्या हो गया t, यानी कितना हो गया एक तरीके से log mod t, और t तो हमने अपनी तरफ से जनरेट किया है log tan x, है ना। यहाँ भी इंटीग्रल क्या होगा log tan y, बट ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का log और tan y। और मैं कहा था कि अगर थोड़ा log log हो तो कांस्टेंट को भी क्या ले लेते हैं log c ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या ले लिया log c। हाँ जी, अगर आप सपोज करो tan x प्लस tan y इक्वल टू सीखते हो ना, गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो सिस्टम ने क्या किया है यहाँ पे tan x प्लस tan y बराबर c कर दिया है। ऐसे लोग नहीं हटता है ना, ऐसे लोग नहीं हटेगा, पीछे प्लस का निशान है। log m प्लस log n यानी कितना हो जाएगा log mn, यानी कि tan x इंटू में कितना हो जाएगा tan y इज इक्वल टू क्या करेंगे log c, और अब करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। और जैसे मैंने कहा आंसर लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करते ही इसका आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। यही हमारा आंसर है। हाँ जी, पार्थ आपका टेस्ट में देता हूँ। हाँ, पार्थ की हाँ जी, क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ा जाए प्रॉबिलिटी को लेकर के, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉबिलिटी, और थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहेंगे आप भी यार। जल्दी से कैलकुलेशन को आपसे कहते हैं कैलकुलेशन पर आपको करेंगे, है ना। मैं डर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने डिस्कस किया था बेस थ्योरम को, है ना। अब डिस्कस करनी है बेस थ्योरम। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और अब हम लेके चल रहे हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज बेस थ्योरम। हाँ जी, बात कर रहे हैं हम बेस थ्योरम की। तो मैं एक थोड़ा सा इमेजिन करिए जरा कि बेस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है ना। पहले तो बात आ रही है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है आपका बेस थ्योरम का। तो इमेजिन करिए ये रूम हमारा सपोज को डार्क रूम है। एक देखो एक जगह हम समझना, ये सारे क्वेश्चन एकदम बहुत जल्दी समझ जाओगे आप। एक क्वेश्चन समझिए, सारे क्वेश्चन अपने समझ में आ रहे हैं। इमेजिन करिए ये रूम डार्क है और इसमें कुछ हमारे पास बॉक्स रखे हुए हैं। रूम डार्क है और कुछ इसमें बॉक्स रखे हुए हैं। मैंने 2 बॉक्स ले लिए, 3 बॉक्स ले लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लॉजिक समझ आ रहा। इसमें मान के चलिए 2 रेड हैं और 4 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। इसके अंदर कुछ 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें हमने ले लिया सपोज करो 4 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल है, कुछ भी एज्यूम कर लिए इसमें। और यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज करो 3 रेड हैं और मेरे पास 7
ब्लैक बॉल है 3 बॉक्स में, है ना। बॉक्स को यहाँ पे जो नाम डालते हैं बेस फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो बेस नाम डालते हैं इसको E1, E2 और E3। ये E1, E2, E3 क्या हमारे 3 बॉक्स हैं, है ना। और मान के चलिए इस कमरे में 3 बॉक्स रखे हुए हैं और रूम बिल्कुल डार्क है हमारे पास, है ना। बाहर से कोई पर्सन आता है और वो किसी भी एक बॉक्स में से एक बॉल को निकल के लेकर के बाहर चला जाता है ना। अब उसे ये नहीं पता कि उसने बॉल कौन से बॉक्स में से निकाली है। अब बॉल तो देखो बाद में आके देखना, उसने बाहर जाके देखा कि उसके हाथ में एक रेड कलर की बॉल है। अब रेड कलर की बॉल तो हो सकता है पहले वाले बॉक्स में से निकाली हो सकता है उसके सेकंड बॉक्स में से निकाली हो सकता है उसने थर्ड वाले बॉक्स में निकाली हो। बस वो बॉल लेके बाहर चला गया और बाहर जाके देखा उसने, उसके हाथ में क्या है, रेड कलर की बॉल है। यही कंसेप्ट बनाता है बेस फॉर्म का। अब कैसे यूज करते हैं पहले उस पर आते हैं। पहले बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या है, 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/3। और अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वो भी क्या होगी, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि तीसरे बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/3। और ध्यान रखना इन तीनों का जो सम है, 2 है 2, 3 है 3, या 4 है तो 4, इन सबका सम क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, हमेशा 1 आएगा। इन तीनों या 2 जो भी केस है उनका सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E1, ये तो आप करते आ रहे हो, अब तक शुरू से ही करते हो प्रोबेबिलिटी में, है ना। अब बात आ रही है कि पहले बॉक्स में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, R/E1 का मतलब क्या है, पहले बॉक्स में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताएंगे जरा, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या है, रेड ओब्लिक E2, इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10। प्रोबेबिलिटी एक समझ लेना, सारे पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी बहुत जल्दी आपके। R/E3, इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10, है ना। रेड तो तीनों बॉक्स में से निकल सकती है, उसकी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है, मगर बेस थ्योरम में पूछ ही नहीं रहे। बेस थ्योरम में क्या पूछ रहे हैं, रेड बॉल तो निकली उसके पास, वो कौन से वाले बॉक्स में से निकली हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना। क्योंकि निकल तो तीनों में सकती है, तीनों में चांसेस है प्रोबेबिलिटी निकलने के। तो यानी कि क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकलने की किसमें से, सपोज करो पहले वाले बॉक्स में से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसका उल्टा कर देते हैं। R/E1 का उल्टा क्या कर देंगे, E1/R। और इसका मतलब है रेड बॉल तो निकली, वो पहले वाले बॉक्स में से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। सपोज करो ये पूछते कि रेड बॉल तो निकली, वो सेकंड वाले बॉक्स में से निकली हो, तो यहाँ क्या करते थे हम, क्या निकालते फिर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/R। रेड निकली, वो किस में से निकली, सेकंड वाले बॉक्स में से निकली हो। और सपोज करो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं यहाँ से सेकंड बॉल में से, सपोज करो ब्लैक निकली होती है यहाँ पर, तो यहाँ क्या कर देता मैं, रेड की जगह ब्लैक कर देता, बी कर देता, है ना। अब बात आ रही है इसका फॉर्मूला क्या बनता है। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, है ना। इसमें 2 चीजें चलती हैं कि ये वाला केस पूछ रहे हैं तो इसमें 2 चीज चलेंगी। पहले बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई फेवरेबल में आएगा ऊपर, है ना। और नीचे क्या आएगा, 3 केस हैं, तीनों का सम कर दीजिए नीचे। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल सम, यानी कि नीचे बनेगा एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 R/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E3। तो थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। हल्का सा लॉजिक समझना कि 3 बॉक्स रखे हुए हैं, तीनों में कुछ रेड बॉल है, ब्लैक बॉल्स हैं, अंधेरा रूम था, पता नहीं चला किस बॉक्स में से निकाली उसने बॉल को, बॉल तो निकली रेड कलर की। अब रेड कलर की प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही हैं। अब रेड कलर की बॉल पहले बॉक्स में से निकली हो, उसका आंसर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। रेड किसमें से, पहले वाले बॉक्स में से, तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करनी प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, और नीचे टोटल सम, यही कहलाता है हमारा बेस थ्योरम का कांसेप्ट। पूरी एक्सरसाइज इसी लॉजिक पे चलने वाली है ना। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से अपने सीक्वेंस से कराऊंगा जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बार डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस मैंने इसलिए लॉजिक के तौर पे हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, पूरा बेस थ्योरम, ये पूरी एक्सरसाइज बेस थ्योरम की चीज चल रही है। उसके बाद आपको सिखाना है केवल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, और लॉजिक वाइज हमारी प्रॉपर्टी खत्म होती है। हाँ, अनुष्का, माही और सक्षम, कहीं कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया ध्यान रखिएगा कि बेस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है ना। इसमें ये नहीं पूछते कि रेड की प्रॉपर्टी बताओ या ब्लैक की प्रॉपर्टी बताओ,
रेड और ब्लैक तो निकली, वो इस वाले बॉक्स में से निकली हो या थर्ड वाले बॉक्स में से निकली हो, ये जो पूछ रहे हैं रेड बॉल फर्स्ट बॉक्स में निकली हो, ये प्रोबेबिलिटी को ही कंसेप्ट कहते हैं, बेस थ्योरम के कंसेप्ट, है ना। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ जरा और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे 2, क्योंकि वो बिल्कुल इसी लॉजिक पे बेस्ड है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए कहूंगा करेंगे और आंसर को मैच करेंगे। एक बार दिखाना जरा, कोई भी बुक एक बार दिखा दीजिए जरा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल है, बट आपको सेम बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करे जो लॉजिक है वो आपको, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, है ना। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ेगा, समझ आ जाएगा आपको बहुत आराम से। ये थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 13.3। मैं लिख भी देता हूँ, एक्सरसाइज 13.3। 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 13 एक्सरसाइज और 4th एक्सरसाइज की आधी करनी है, 9 क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ ही हमारा लॉजिक वाइज खत्म होता है और हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इसी वीक यानी कि आपके परसों की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को पूरा कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग है, इसमें कह रहे हैं हमसे 4 रेड है और 4 ब्लैक है। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर बैग यानी कि दूसरा बैग आ गया, दूसरा बैग है, इसमें 2 रेड हैं और 6 ब्लैक है। 2 रेड बॉल हैं और यहाँ पर हमारे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग, पहले बताओ 2 बैग मतलब 2 बैग है ना, और तो नहीं कोई बैग, केवल 2 ही बैग की बात कर रहा है ना। तो बैग को हमने क्या नाम देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, E1 और E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप जानते हैं, बताएंगे आंसर 1/2, है ना। 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी क्या हो गई, 1/2। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। One of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn from the bag and which is found to be red। यानी कि इसमें भी बॉल हमें क्या मिली है, रेड कलर की मिली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E2 बताएंगे ना। इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, 4/8 यानी कि 1/2 ही हो जाएगा, बट मैं लिख 4/8 ही रहा हूँ। इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 2/8। अब रेड बॉल की बॉल तो आई, मगर वो पूछ ही नहीं रहे, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यानी कि वो रेड कलर की बॉल तो हमें बाहर जाके दिखाई पड़ी, वो किस में से निकली हो, पहले वाले बॉक्स में से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी तो ये हमने लिखी दी है ना। क्या कर देते हैं, इसका अपोजिट, यानी कि इसको फॉर्मूले के तौर पे क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/R, यानी कि रेड बॉल तो निकली, E1 मतलब पहले वाले बॉक्स में से निकली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। फॉर्मूले के तौर पे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फेवरेबल में क्या आएगा, ये वाला केस, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा फेवरेबल में, और नीचे क्या आएगा, टोटल सम, नीचे टोटल सम, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2। ये मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था बिल्कुल उसी से एग्जैक्टली मैच करता हुआ क्वेश्चन है। और यही नहीं, पूरी एक्सरसाइज इसी लॉजिक पे चलेगी, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बड़ी आसानी से आप करते चले जाएंगे। बात क्लियर है मेरी, बात क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 4/8, नीचे कितना हो जाएगा 1/2 4/8 प्लस 1/2 और यहाँ से 2/8। मैंने कैलकुलेशन कुछ करी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली लिख दिया है, आप कैलकुलेट करके कर दीजिए, जो भी आंसर तो सेम ही आना है। बताएंगे यार इसका आंसर क्या बनेगा यार, और देखो मैं इजी करेंगे, 1/2 से 1/2 कर सकता हूँ कॉमन आकर के, ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी हो। तो ऊपर कितना हो गया 4/8, नीचे एलसीएम 8 है, कितना हो गया 6/8, 8 से 8 खत्म होगा, 4/6, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 2/3। देखेंगे एक बार क्वेश्चन आंसर 2/3 है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, जरा भी बेस टर्म को लिखे E1 और E2 कैसे। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 स्केच पेन हैं, है ना, एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बस ये होगी ना। कोई चीज यहाँ पर है कि यहाँ पे क्या है, 2 बॉक्स है, बॉक्स को नाम डाला है क्या E1 E2, और 2 बॉक्स में से एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अगर 3 बॉक्स होते तो यहाँ क्या लिखता मैं 1/3। ठीक, क्लियर है, और कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे।
थोड़ा सा जैसे मैं कहा थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे क्योंकि हमारा पूरी प्लानिंग है कि इसी वीक आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। इसको हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए हटाते हैं इसको, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए आपको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि सेम है, कुछ हल्की हल्की चीजें डिफरेंट आएंगे ना, उसको डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जरा सोचेंगे बहुत अच्छे से, पहले तो कहना लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे समझिए। पहले ये कह रहे हैं वन ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट, मतलब पढ़ लेते हैं, परसेंटेज कितना है, 60% है ना, चश्मा निकाल दिया। 60% हमारा क्या है, रिसाइड इन ए हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। पहले तो दो केस हैं, मैं पूरी लैंग्वेज आपको बहुत ही समझाऊंगा, है ना। दो केस हैं E1 और E2, और केस को हम E1 और E2 ही मानते हैं। E1 वाला जो केस है वो हमारा क्या है, रिसाइड इन ए हॉस्टल, ये हॉस्टल वाला केस है, और ये केस है हमारा डे स्कॉलर। डे स्कॉलर और हॉस्टल में क्या फर्क है, ये क्या हॉस्टल वाले पढ़ते भी वहीं पर है और रहते भी वहीं पर है ना, हॉस्टल में ही रहते हैं, वहीं हॉस्टल बना होता है वहीं रहते हैं। डे स्कॉलर वाले क्या आएंगे अपना दिन में पढ़ाई करेंगे और बाद में अपने घर चले जाएंगे ना। तो डे स्कॉलर वो हैं जो पढ़ के अपने घर चले जाते हैं, और हॉस्टल वाले जो है वहीं पढ़ेंगे, बराबर में बिल्डिंग बनी होती है हॉस्टल की, वहीं वो रहते भी है ना। तो ये दो केस है इस तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 60% जो लोग हैं वो किस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% डे स्कॉलर है, मतलब आएंगे और अपने घर चले जाएंगे। नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल साफ दे भी रखा है ना डे स्कॉलर का मतलब। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन्स ए ग्रेड। तो इसमें ए ग्रेड आए वो कितने लोगों के आए, यहाँ पर 30% लोगों का ए ग्रेड आया, एंड 70% ऑफ डे स्कॉलर अटेन्स ए ग्रेड। यहाँ जो ए ग्रेड वाले हैं वो कितनी परसेंटेज कितनी है, यहाँ पर आपकी 20% जो डे स्कॉलर थे उनका ए ग्रेड आया। At the end of this year, one student is chosen at random from the college. He has an A grade. What is the probability that the student is hosteler? पहले तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज और क्लियर करता हूँ आपको कि इसमें कितने केस है। पहले तो आप समझ गए होंगे कितने केस बनने हैं इसमें, हमारे दो केस बनने हैं, या तो हॉस्टल वाला है या फिर वो डे स्कॉलर वाला है। ए ग्रेड तो हॉस्टल वालों के भी आए हैं, ए ग्रेड डे स्कॉलर वालों के भी आए हैं, है ना। और एट रैंडम हमें साल के एंड में एक स्टूडेंट हमने मिला, उसके क्या है, ए ग्रेड आया, है ना। अब वो ए ग्रेड तो आया है, और वो कौन सा स्टूडेंट हो, हॉस्टलर हो, यानी किसकी प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं बाद में, इसकी है ये वाली की, पहले वाले केस की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, है ना। ए ग्रेड तो आया, वो हॉस्टलर हो। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके संग, थोड़ा कॉमन सेंस से आंसर दीजिए जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि जो टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी 100% ले रखी है, उसमें हॉस्टल में रहने वाले कितने हैं 60%, तो हॉस्टल वालों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बिल्कुल साफ कह रहे हो, साफ पता चल रहा है कि 100 में से 60, यानी कि उसके हॉस्टल में रहने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 60/100। डे स्कॉलर वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी 40/100। पहले बताओ इसमें किसी कंफ्यूजन तो नहीं, और क्रॉस चेक कर लिए क्या संबंध बनना है क्या, है ना। गलती हो तो चेक भी कर लीजिए ना, क्योंकि गलती अगर सपोज करें तो चेक भी हो सकती है। आप ए ग्रेड आया, ए ग्रेड मतलब ए के लिए एक कोई ग्रेड ले रहा हूँ, A/E1, यानी कि ए ग्रेड जिन हॉस्टल में रहते थे उनका ए ग्रेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30% वालों का ए ग्रेड आ रहा है, परसेंटेज है, तो सीधी सी बात है ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी कि जो डे स्कॉलर हैं उसमें ए ग्रेड वाले कितने लोग हैं 20% है, तो उसमें उसके ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 20/100। तो वो समझाने का काम तो यहाँ खत्म हो गया एक तरीके से, लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है कि ये बॉक्स एक तरीके से मतलब दो मान के चलिए बॉक्स, या यहाँ पर हॉस्टल और डे स्कॉलर हो गए दो बॉक्स एक तरीके से, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें ए ग्रेड वाले कितने हैं 30%, इसमें ए ग्रेड वाले कितने हैं 20%, इसमें ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 30/100, इसमें ए ग्रेड वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई 20/100, और हमें लास्ट में एक ए ग्रेड वाला स्टूडेंट मिला, और वो कौन सा हो हॉस्टल वाला हो, ये पूछ रहे हैं हॉस्टलर हो, लास्ट में साहब कह रहा है, तो हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहे हैं अल्टीमेटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। अब फॉर्मूला आप जानते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर बाकी नीचे सबका मल्टीप्लाई एक साथ आने वाला है,
कैलकुलेशन आप करेंगे जरा बताएंगे आंसर, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है A बटे E1, नीचे कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटे E1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नीचे जितने भी केस हैं उनका सारा सम हो जाता है, यानी सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। कैलकुलेट करके कितना आंसर आया आपका 9/13। एक बार आंसर देखेंगे 9/13 है क्या, है ना। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, जिन्होंने नहीं भी करी है वो कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। सेम चीज है, बस आपको उठा करके यहाँ लगाना है और देखो सब डिनोमिनेटर वगैरह कटे जाएगा, बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। कुछ ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, देखने में लग रहा है वरना सब कुछ इसमें कट जाता है। तो एक बार पूछ लेते हैं, किसी को यहाँ पे दिक्कत तो नहीं, परीक्षा क्लियर है, दिव्यांश आपको क्लियर है। चलिए अनुष्का, माही, सक्षम, कोई भी दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लेना यार, नहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लग रहा हो बेस फॉर्म को लेकर के। बेस फॉर्म में उल्टा चलता है, यानी कि ये पूछते हैं कि ए ग्रेड तो आया हो, वो ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, वो दो ही केस पूछेंगे, है ना। उल्टा कर देते हैं बस एक तरीके से। चलिए मैं हटाऊंगा इसको यार, रिकॉर्डिंग में चल ही रहा है, मैं शेयर भी कर दूंगा। अगर सपोज थोड़ा आप नहीं भी थोड़ा सा लिख पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग आराम से दिख सकते हो। वैसे आसान है बहुत, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे है ना। पहला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ी देर में कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कराएंगे थोड़ी देर बाद। कौन सा हो गया, अच्छा थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे यार, बहुत ईजी है, जरा सोच के जरा आंसर देंगे ना। कुछ चीजें देखो कॉमन सेंस पे भी काम करती हैं। ये कह रहे हैं आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट है, आइदर नो द आंसर और गैस। सीधी बात है, आप भी करते हो, हम भी कहते हैं कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंपटीशन वगैरह में क्या होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। आप गलत करके आओगे तो आपका +2 मिल रहा है, तो गलत होने तो -1 भी हो जाता है ना। वहां तो हम भी कहते हैं कि भाई अटेम्प्ट मत करना क्वेश्चन को कंपटीशन के केस में, बट सीबीएसई बोर्ड के केस में जैसे हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ के मत आइए, गैस जरूर करिए उसको, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। अब दो केस हैं, या तो वो आंसर को जानता है या फिर वो क्या कर रहा है गैस कर रहा है ना। तो ये दो केस हैं इसमें। अब इसकी प्रोबेबिलिटी में लिख देता हूँ, आइदर नो द आंसर और वो दूसरा क्या कर रहा है हमारा गैस कर रहा है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी नो द आंसर। इसको दो बॉक्स मान लिया हमने, E1 और E2 फॉर्मूले के तौर पे E1 E2 मान के चलते हैं। तो आप बताएंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, नो द आंसर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उन्होंने 3/4, बड़ा साफ दे रखा है ना 3/4। और गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा है 1/4 और ये हमारा है 3/4। और चेक कर लीजिए संबंध है कि दोनों का, है ना, वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई, या तो जानता है या गैस करने की प्रोबेबिलिटी है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी। अब देखो गैस करा और उसमें सी मतलब क्या हो गया करेक्ट, है ना। सी में करेक्ट के लिए ले रहा हूँ और C बटे E2 ले रहा हूँ, क्योंकि गैस कर रहा है और आंसर करेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ना 1/4 गिवन है, पढ़ सकते हो आप, है ना। Assuming that the student who guess the answer will correct with probability 1/4 दे रखी है ना। What is the probability that the student know the answer given that answer is correctly? तो पहले कुछ पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे C बटे E1 और हमसे पूछ क्या रहे हैं पहले मैं वो लिख रहा हूँ, है ना। What is the probability that the student know the answer is correctly, यानी कि probability of E1 बटे C हमसे पूछ रहे हैं। पहले तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज क्लियर है कि नहीं। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई एक केस है कि मैं आंसर को जानता ही हूँ, है ना, वो तो आंसर सही होगा ही होगा। जानता वो तो बात है ही नहीं, वो तो क्लियर है, वो तो आंसर सही होगा ही होगा। और नहीं है तो गैस में भी तो कई बार सही हो जाते हैं हमारे, है ना। तो वो गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, गैस कर रहा है और सही हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 1/4, है ना। अब मैं जानता हूँ आंसर को, तो इसको कहते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लेके चलते हैं 1। ये श्योर इवेंट में कंसीडर किया जाता है कि आंसर जानता हूं तो आंसर सही है मेरा, श्योर इवेंट के केस में कहते हैं। दे नहीं रखी इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं, है ना, ये प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी है। अब बात समझने रहा कि करेक्ट तो दोनों केस में है, आंसर करेक्ट हुआ और वो क्या हो नो द आंसर, यानी कौन सा केस हो गया E1 वाला केस हो गया। बात क्लियर है मेरी। क्वेश्चन यहाँ पे आके लॉजिक वाइज खत्म होता है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओब्लिक E1, नीचे कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
और प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओब्लिक E2, ये सारी चीजें लगाएंगे और आंसर आप पता है कितना आ रहा है। एक बार करेंगे आंसर, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा एक बार इसका आंसर आप एक बार मैच कर लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन करनी है और बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। 12/13 ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी यहाँ नेगेटिव आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ज्यादा आ रहा हो, समझ लो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती करी है ना। 12/13 ये कह रहे हैं, देखेंगे आंसर ये है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। कई बार हो जाता है, गलती कुछ हो जाती है, तो आप गलती थोड़ा सा जज भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ना तो कभी नेगेटिव में आएगी ना ही कभी 1 से ज्यादा आएगी। और सपोज को 13/12 है, समझ लो कहीं ना कहीं गलती हो गई आपसे, है ना, नहीं हो सकता ऐसा आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंसेप्ट है हमारा बेस पर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी लेंथी है और लैंग्वेज को काफी ज्यादा कंफ्यूज किया गया है ना। तो बेटर ये है कि मैं पहले यहाँ लिख दूंगा कुछ, फिर आपको समझाऊंगा। एक बार लैंग्वेज को आप सीखेंगे, पढ़ेंगे भी अच्छे से, मैं भी पढ़ूंगा एक बार आपके लिए। पहले मैं कुछ चीजें यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, जिससे समझाने में थोड़ा इजी रहेगा मेरे। यहाँ पर 2 केस हैं। यहाँ पर इस केस को हमने मान लिया E1 और यहाँ केस मान लिया E2, है ना। मैं अभी थोड़ी देर पढ़ूंगा आपके लिए, काफी लेंथी है, समझ में नहीं आएगा एकदम, है ना। तो डिसीज और यहाँ पर हेल्थ, डिसीज और हेल्थ। यहाँ लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर आपके लिए पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कोरोना का, है ना, कोरोना का जैसे हम डिसीज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन है जिसको एक्चुअल डिसीज है, यानी कि उसको एक्चुअल कोरोना है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है, वो हेल्दी पर्सन है, यानी इसको कोरोना है ही नहीं, है ना। दोनों ने अपना टेस्ट कराया, दोनों पर्सन ने अपना टेस्ट कराया। अब जो डिसीज है तो सीधा तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। A/E1 क्या मतलब, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि उसको कोरोना है और डिसीज उसको पॉजिटिव दिखा रही है। पॉजिटिव मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब हम कहते हैं कि वो है, उसको डिसीज है ना, आप जानते होंगे। मगर कई बार क्या होता है कि ड्यू टू सम फॉल्ट, यानी तो सैंपल में कुछ गलती हुई या मशीन ने कुछ फॉल्ट किया और उसको हेल्दी पर्सन को भी क्या दिखा दिया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, यानी कि एक्चुअल उससे कोरोना है ही नहीं और उसका रिजल्ट फिर भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जिसे कह देते हैं हम फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, है ना, साफ दे रखा है इसमें, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि हेल्दी पर्सन को भी वो मशीन शो कर रही है, रिजल्ट शो कर रहा है कि उसको पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव तो दोनों केस में आ गया। अब डिसीज है तो भी कोरोना पॉजिटिव दिखा रहा है और हेल्दी पर्सन है, यानी कि वो बीमार नहीं है, फिर भी उसको कोरोना पॉजिटिव दिखा रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। रिजल्ट पॉजिटिव दोनों केस में आ रहा है कि पर्सन हैज द डिसीज, एक्चुअल हैज द डिसीज, तो ये वाला केस है। रिजल्ट इज पॉजिटिव, पर्सन इज हेल्दी, तो ये वाला केस है। अब वो क्वेश्चन डिपेंड है क्या पूछ रहा है हमसे, थोड़ा लॉजिक समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे आप। एक एक करके हम लिखते भी जाएंगे यहाँ पे जो भी ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट, यानी कि अगर उसको बीमारी है तो 99% तो रिजल्ट इसका सही आता है। तो सही आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 99/100। 0.5% क्या कर रहे, देखिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव दिखा रहा है बट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 अपॉन कितना हो गया 100, 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी ये है और साथ में वो पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये बताना है कि इफ द पर्सन इज हेल्दी पर्सन टेस्टेड विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट रिजल्ट ही हैज द डिसीज, और यही तो मैं कह रहा था कि पर्सन हेल्दी है और उसको दिखा रहा है वो रिजल्ट पॉजिटिव है उसका, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द डिसीज, तो डिसीज होने वाली पॉपुलेशन कितनी है, 0.1%, यानी कि 0.1 अपॉन 100, इतने लोगों को डिसीज है। और दूसरा वाला आंसर नहीं दे रखा है, पहले क्या पूछ रहे हैं वो लिख लेता हूं मैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिसीज, है ना, रिजल्ट पॉजिटिव दोनों केस में आया है, गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव एक्चुअल हैज द डिसीज,
तो देखो इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, इस टिक लगाने का मतलब ये फेवरेबल में जाने वाला है। पहली बात समझ आ गई मेरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस से बताएंगे कि ये तो दे नहीं रखा कि प्रॉपर्टी ऑफ E2 क्या है, यानी कि हेल्दी पर्सन लोगों की प्रॉपर्टी दे नहीं रखी है। हाँ, ये 0.1% का मतलब क्या है, 0.001, और इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका क्या करेंगे, 1 माइनस 0.001 यानी कितना आ जाएगा, 0.999। ये बात क्लियर होगी और थोड़ी मेरी क्लियर है? रिजल्ट तो दोनों केस में पॉजिटिव आया है। एक्चुअल हैज द डिसीज, यानी कि ये वाला केस पूछना है जिसमें टिक लगाता हूँ, है ना, यानी कि फेवरेबल में ये जाने वाला है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए बस अब तो आंसर निकालेंगे, थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करेंगे। इसको मैंने उल्टा कर दिया, E1/A, रिजल्ट इज पॉजिटिव, एक्चुअल हैज द डिसीज, यानी कि 0.001 फॉर्मूला कई बार लिख चुका हूँ, हर बार वही लिखना है, 99/100 0.001 इंटू 99/100 पॉइंट यहाँ पर 999 इंटू 0.5/100, और देखो 100 कॉमन लेके काट सकते हो, है ना। थोड़ा और आपके लिए इजी कर देता हूँ मैं, यहाँ से कितना हो गया 99 अपॉन में कितना हो गया 1000, और यहाँ से कितना हो गया 99 अपॉन में कितना हो गया 1000, 0.5, और यहाँ पे क्या है 999, और यहाँ से क्या कर दिया 1000, ध्यान रखना 0.999 का 1000 नीचे लेके आया हूँ मैं, है ना, 0.5 का नहीं लेके आया मैं, क्यों, क्योंकि 1000 से मैंने फिर काट दिया, है ना। अब क्या हो गया यहाँ पर 99 नीचे 99 प्लस 0.5 इंटू में 999, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर मैच करेंगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए और एक बार मैच कर लीजिए आंसर, है ना, करिए कम। जब तक मैं थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन का लॉजिक लिख दूंगा, यार पानी पी लेते हैं बस। आंसर आया किसी का क्या? हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या कह रहे हैं 22 अपॉन 133, 133। एक बार देख लेना सभी का आंसर यही है ना, पीछे भी यही है ना, ठीक है चलेगा, कैलकुलेशन सिंपल है, आप कर लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं केवल आपको लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि अब बिल्कुल डिटो सेम चीज रिपीट होने वाली है बार बार। पहला क्वेश्चन, एक 12th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से समझाने पड़ते हैं, बाकी लगातार सेम लॉजिक चलना है, बिल्कुल सेम डिटो, है ना। इसलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक बार आप भी बताते जाएंगे और बहुत आराम से बताएंगे आप। देयर आर 3 कॉइन्स, देखिए 3 बॉक्स मैंने बना दिए, सोच के आंसर देना है, ये आपसे पूछूंगा मैं। 3 कॉइन्स हैं, वन इज 2 हेडेड कॉइन। हाँ, ये 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या हो गया, हाँ 2 हेडेड, 2 हेडेड मतलब दोनों तरफ क्या है हमारे हेड है। एनदर इज बाइस्ड, हाँ ये बाइस्ड का मतलब क्या हो गया, पार्शियलिटी की गई है ना, पार्शियलिटी जैसे ना बाइस्ड है मतलब वो ना फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ, बाइस्ड हुआ है एक तरीके से। तो जिसमें कह रहे हैं कि हेड आता है कितना 75% टाइम्स, टेल कितनी बार आएगा हमारा 25% टाइम्स, है ना, कि यानी कि 22 पार्शियलिटी की गई है। थर्ड इज अनबाइस्ड, है ना, अनबाइस्ड मतलब कोई भी पार्शियलिटी इसमें नहीं है। 3 तरह के हमारे पास कॉइन है, तो मैंने इसको लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ E1, यहाँ लिख दिया मैंने प्रॉपर्टी ऑफ E2, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रॉपर्टी ऑफ E3। हाँ ये बताएंगे ना प्रॉपर्टी ऑफ E1 कितना होगा, कॉइन को सिलेक्ट करना है अभी तो, है ना, क्या होगा 1/3, 3 में से एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रॉपर्टी 1/3, और यहाँ भी कितना आ गया 1/3। अब आगे पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस इट शो हेड, और इट इज 2 हेडेड कॉइन,
टू हेडेड कॉइन मतलब मैंने इस पर टिक लगा दिया, तो ये बात क्लियर है कि पहला वाला केस पूछ रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी में। अब लिखने वाला हूं, जरा आप सोच समझ के आंसर देंगे यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बटे E1, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बटे E2, फिर यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बटे E3। नहीं बताएंगे ना, टू हेडेड कॉइन है, हाँ बिल्कुल सही, 2/2 हो जाएगा, श्योर इवेंट एक तरीके से है ना, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75/100, यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वेरी गुड, बिल्कुल अनबाइज्ड, सही कह रहे हो। अब हेड तो तीनों केस में आया है, और वो क्या हो, टू हेडेड कॉइन हो, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे H, फॉर्मूला सारे लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। E1 इंटू H बटे E1 ऊपर आएगा, और नीचे E1 इंटू H बटे E1 प्लस E2 इंटू H बटे E2 प्लस E3 इंटू H बटे E3, नीचे करोगे सब आंसर आ जाएगा। सेम चीज है, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, आप कैलकुलेशन करेंगे एक बार घर पे, कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेंगे। सेम चीज है, 11 क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम चीज चलने वाली है, तो आप केवल हिंट नोट कर लीजिए और समझ लिए। बट सबसे बड़ा तो समझने की है ना, नोट करना ही बड़ी बात नहीं है, इतनी समझ में आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात ये? हाँ जी क्लियर है, इसको आंसर बेस करके निकाला था क्या? चलिए वेरी गुड, करना तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सेम चीज है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, है ना। हाँ वो नहीं करूँ ऐसे, बस थोड़ा समझा के छोड़ेंगे, समझा के छोड़ते यार, है ना भाई, जिससे ये भी ना हो कि आपको बाद में कभी दिक्कत आए, है ना, थोड़ा समझा देंगे उसको छोड़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जरा सुनिएगा जरा। एक इंश्योरेंस कंपनी है और जिसमें स्कूटर, वो इंश्योरेंस कर रही है, 3 तरह के लोगों का इंश्योरेंस कर रही है, जिसमें स्कूटर ड्राइवर हैं, दूसरा केस हमारे पास कार ड्राइवर का है, और तीसरा केस है हमारा ट्रक ड्राइवर का। 3 तरह के ड्राइवर लिए गए हैं इसमें, और 3 तरह के जो ड्राइवर हैं उनका इंश्योरेंस कर रही है कंपनी। आप बताएंगे ना स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, 2000, तो 2000 हमारे स्कूटर ड्राइवर हैं, और ट्रक कार ड्राइवर कितने हमारे 4000 है ना, 4000 कार ड्राइवर हैं, और 6000 हमारे ट्रक ड्राइवर हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट वो बाद में करेंगे, पहले आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मैं सिर्फ इंट लिख के छोड़ूंगा इसका ना, E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी कि E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2000 बटे 2 बाई, है ना, वैसे मैं टोटल लिख देता हूँ, फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 2000 बटे कितना हो गया 12000, इसका कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 12000, है ना, टोटल ड्राइवर कितने हैं 12000 है ना, तो ट्रक ड्राइवर की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6000 अपॉन में 12000। ये बात बहुत क्लियर है। अब देखिए एक्सीडेंट तीनों केस में हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट को मैं ए ले लेता हूँ, ए बटे E1, यहाँ पर क्या लेता हूँ एक्सीडेंट ए बटे E2, यहाँ पर एक्सीडेंट यानी कि ए बटे E3। पहले केस में यानी कि अगर स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.01, यहाँ पे दे रखी है 0.03, यहाँ पे दे रखी है 0.15। अब फिर वही बात सेम रिपीट करूंगा कि एक्सीडेंट तो तीनों केस में हुआ है, वो कौन सा केस पूछ रहा है स्कूटर ड्राइवर, यानी कि चांस की बात है, हर बार पहला केस ही पूछ रहे हैं, फॉर्मूला भी बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो, सेम चीज रिपीट हो रही है। चलिए मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं, हिंट इतनी काफी है इन क्वेश्चनों के लिए, कुछ भी नहीं करना खास। हाँ जी बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, तो एक मशीन ये ले ली मैंने, एक मशीन ए ले ली, एक मशीन ए है और ये मशीन हमारी बी है। Past record shows that machine A produce 60% of item, यानी कि ये टोटल का कितना प्रोड्यूस कर रही है 60%, तो दूसरा कितना प्रोड्यूस कर रही है 40%, ये दे ही रखा है ना। तो आप बताएंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, इसके द्वारा माल करने की प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 60/100 है ना, जिसको आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 40/100 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी वर डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ओब्लिक इवन, डिफेक्टिव इवन डी ले लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव भले E2, हाँ जी पहले के द्वारा डिफेक्टिव करने की क्या दे रखे हैं ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना 2% है ना, 2% बाई ए मशीन है, तो उसके द्वारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डिफेक्टिव प्रोड्यूस करने की 2/100, 2% यानी कि 2/100, और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/100। और फिर वही आप समझ रहे हो कि डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस दोनों ही मशीन कर रही है ना, तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ होगा और बाई द मशीन बी, है ना। अब आ गया मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, अब टिक जो फर्स्ट पर लग रहा था अब तक वो टिक किस पर चला गया, सेकंड पर। क्लियर है मेरी? तो ऊपर क्या आने वाला है बताएंगे जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और फिर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D बटे E2, और नीचे पहले इसको लिख दो या उसको बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे D बटे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D ओब्लिक E2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, सेम चीज थी। चलिए बढ़ सकते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेशन बहुत आराम से आप करके आंसर निकालेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 क्वेश्चन है, एक पहला और एक 12th काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपको बहुत अच्छे समझना पड़ता है। हाँ ये बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं। ये कह रहे हैं 2 ग्रुप हैं आर competing for the position on the board of directors of a corporation, the probability that the first and second group will win। तो 2 ग्रुप हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है और यहाँ पर है हमारा सेकंड ग्रुप। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी कि पहले ग्रुप की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि सेकंड ग्रुप को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और सम इसका क्या हो गया 1 हो गया ना, दिखाई दे रहा है साफ। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, यानी कि न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया मैंने n ओब्लिक E1, यहाँ पे कितना हो गया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की n बटे E2, यानी कि अगर पहला ग्रुप जीता है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.7, यहाँ पर 0.7 है। यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.3। अब आप फिर समझ रहे होगे कि न्यू प्रोडक्ट तो दोनों केस में लॉन्च हो रहा है, चाहे पहला ग्रुप जीते या दूसरा ग्रुप जीते, है ना। जैसे हम कह रहे हैं रेड बॉल तो हमें मिल रही है, अब वो कौन से वाले बॉक्स में मिली हो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछने को ही बेस फॉर्म कहते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ बाय द सेकंड ग्रुप, अब आप समझ रहे होगे इस पर क्या लग गया हमारा टिक, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा बाकी सब नीचे आ जाएगा। हाँ जी तो क्लियर है आपको, साथ क्लियर है ये चीज। चलिए आसान है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आंसर निकाल लेना, कोई भी दिक्कत हो डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास। कहीं भी आपको लगता हो कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस जरूर कर लेना, और अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, इतनी जल्दी हमें कोई नहीं है ना, बाकी एक जैसे हैं इसलिए जल्दी करा रहे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को जरा। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, है ना, एक डाई थ्रो की, हाँ जी टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे 6, तो या तो 5 और 6 आते हैं, या फिर दूसरे केस में क्या आते हैं 1 2 3 4, या आते हैं 1 2 3 4 आते हैं। हाँ जी ये रहा 2 केस बना दिए है ना, तो पहले बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हाँ जी बोलेंगे यार E1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना 2/6, है ना, बिल्कुल सही 1/3 बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/6, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं लैंग्वेज में, अगर वो 5 और 6 आते हैं, टॉस एज ए कॉइन 3 टाइम्स, यहाँ पर कॉइन को टॉस किया जाएगा 3 टाइम्स, और अगर 1 2 3 4 आते हैं, टॉस ए कॉइन यानी कि कॉइन को टॉस किया जाएगा एक बार, और नंबर ऑफ हेड्स को नोट किया जाएगा, है ना। तो इफ इट ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हेड बटे E2, बाकी आप बताएंगे रहा, अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
पहले टोटल आउटकम बताओ। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। और एक हेड वाले कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एस टी टी, टी एस टी और टी टी एच। एक हेड वाले ये 3 होते हैं केवल। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं? 3/8। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आंसर आएगा 3/8। अब यहाँ तो कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया है। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब एक हेड तो दोनों केस में है, एक हेड तो दोनों केस में है। ये भी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? 1 2 3 4 वाला केस पूछ रहे हैं। ये किस में चला गया? फेवरेबल में। अब आप कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर थोड़ा आराम से समझाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेकर के कल ये कर लेते हैं 11। हाँ बोलेंगे, बोलो। कौन सा? ये वाला 1/2 कैसे है? चलो पॉइंट को एक बार टॉस करो, कितने आउटकम्स होंगे? नहीं, 2 होंगे। पॉइंट को एक बार टॉस करो तो यही तो ऑप्शन होंगे, हेड और टेल। टेल और हेड, मतलब हेड और टेल 2 ही ऑप्शन होंगे ना। अगर आपसे पूछूं इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 तो लिखा है। थोड़ा सुनो यार, वो तो जब आप कह रहे हो जब हेड हेड होता, हेड टेल होता, टेल हेड होता, टेल जब 2 बार टॉस करते तब होता टेल हेड। तो वो तो 2 वाले केस की बात कर रहे हो आप, जो पूछ रहे हो ना वो 2 वाले केस की कर रहे हो। कॉइन यार टॉस ही एक बार किया गया है, सिर्फ हेड और टेल ही है, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता कोई, है ना। चलिए क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंफ्यूजन कोई और डिस्कस जरूर कर लेना। फिर 12th वाले क्वेश्चन को थोड़ा आराम से आपके साथ डिस्कस करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को बस हमारा ये बेस फोरम खत्म होने की तरफ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिर्फ देखने में लेंदी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहे हैं कि ए मैन्युफैक्चर है 3 मशीन है, ए बी सी 3 मशीन ऑपरेटर हैं, यानी कि ए यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया। मैंने ए केस है, ये बी वाला केस है, ये सी वाला केस। ए जो मशीन प्रोड्यूस कर रही है कितना % जॉब पे रहती है, वो काम कितना करती है? ए इज ऑन जॉब 50%, यानी कि कितना माल प्रोड्यूस कर रही है? 50%, यानी कि 50/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये माल कितना प्रोड्यूस कर रही है? टोटल का 30%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये टोटल का कितना प्रोडक्शन दे रही है? 20% और 20/100। एक बार चेक करेंगे, सब बना गया ना इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कि देखिए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डिफेक्टिव के लिए मैंने क्या ले लिया? D/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2, यहाँ पर ले लिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E3 और तीनों के आगे इक्वल लगा दिया। वो जब हाँ डिफेक्टिव की देखते हैं क्या करते हैं, क्या इन्होंने क्या दे रखा है ना, कितना परसेंट। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, यानी कितना प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/100। दूसरा कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 5%, है ना। 5% मतलब कितना हो गया? 5/100। और तीसरा जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7/100। और फिर वही सेम कहने वाला हूं कि डिफेक्टिव तो तीनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, और किसके द्वारा पूछ रहे हैं ये बाद में? बाई द ऑपरेटर ए, यानी कि ऑपरेटर ए के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये फेवरेबल चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये है ना, आसान था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11th भी लॉजिक वाइज कंप्लीट होता है। 12th वाले को और फर्स्ट वाले को हम थोड़ा आराम से कराएंगे, केवल 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको अभी, थोड़ा फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। 13 14 बहुत आसान है, ये कंप्लीट होते हैं अभी। फिर कराएंगे आपको फर्स्ट एंड 12th, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का थोड़ा सा लॉजिक। तो हमारी कोशिश जैसे है कि अगली क्लास में आपका लगभग पूरा खत्म ही हो जाए। पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 ले रहे हैं, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ यानी कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर? 4/5। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? LLI,
है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/5। तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई, ये हमारी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई, है ना। अब ये ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। अब जरा सोचिएगा इसमें लॉजिक जरा, कॉइन को टॉस किया गया है और वो कह रहा है हेड आ रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितना है, हेड ओब्लिक E1, और वो सच बोल रहा है, कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्लियर है मेरी बात। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ओब्लिक E2, मगर ध्यान रखना हेड आया नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, टेल आई, यानी आया क्या होगा, एक तरीके से टेल आया, एक तरीके से टेल होगा, पॉइंट टेस्ट कर ना। और वो झूठ बोल रहा है, टेल आई मतलब झूठ बोल रहा है कि हेड आया है, और एक्चुअल स्थिति में क्या आया है, आया तो टेल है, झूठ बोल रहा है हेड आया है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। मगर वो दोनों केस में क्या बोला है, हेड बोल रहा है, वह सच है, वो तो बोल ही रहा है हेड आया है, और हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों, बताओ क्यों होनी चाहिए भाई। देखिए सुनो, दोबारा सुनो ना, कॉइन को टॉस किया गया, या तो हेड आया टेल आया, है ना। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, है ना। मगर एक्चुअल स्थिति यहाँ पे क्या है, टेल आया है, वो झूठ बोल रहा है ना, आया तो टेल है, वो झूठ बोल रहा है ना। ये कौन सा केस है, लाई, झूठ बोलने वाला केस है। तो एक्चुअल स्थिति क्या है, टेल आया है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। भाई जीरो तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पास में ना। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। चलो मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि एच और टी, मैंने कॉइन को टॉस किया और मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, बताओ क्या होगी, 1/2 होगी ना। तो सच बोल रहा है, मगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही लिखेंगे ना। वो तो वन तो जब होता जब दोनों तरफ हेड होता, बात समझना, दोनों तरफ हेड होता तब तो होता वन, कि भाई हेड तो श्योर इवेंट हो गया, है ना। बात क्लियर है। अब वो कह रहा है हेड आया है, और वो क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी एक्चुअल वाज हेड, यानी कि वो सच बोल रहा हो। अरे हेड तो दोनों केस में बता रहा है, एक्चुअल वाज हेड यानी कि वो सही बोल रहा हो। तो क्या पूछेंगे एक तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, 4/5 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/5 1/2 1/5 1/2, देखो 10 तो हट जाएगा, है ना, 10 तो हट जाएगा, 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 1, देखिए आंसर 4/5 है, क्या सही। चलिए क्लियर है मेरी बात, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर देख लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 40, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, केवल 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे इसके बाद, फर्स्ट एंड 12th, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। फिर लॉजिक समझाएंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बहुत आसान है, बहुत आराम से आप करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, आगे बताएंगे ये किसका सिंबल है, सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, सुपर सेट भी पढ़, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं, जरा बताना आंसर। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और A B का सबसेट है, तो A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या बनेगा, यार सोच के बताएंगे यार। हाँ इसका आंसर क्या बनेगा, A, क्योंकि सारे एलिमेंट A के B में है तो कॉमन ये तो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कोई ऑप्शन है क्या इस तरह का, नहीं इसमें तो भी इस तरह का, अच्छा लेस देन ग्रेटर देन वाला केस है ना, नहीं ये तो फिर अलग तरह से समझाना पड़ेगा, अलग तरह से समझाना पड़ेगा। चलिए 2 तरीके हैं मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। मगर राइट साइड में आप देखेंगे, पहले तो ऑप्शन देखो यार, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया। राइट साइड में अगर PA है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इन्होंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B को भी गायब कर दिया है। आप देखेंगे एक ऑप्शन में इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B को भी गायब कर दिया। यह दूसरा तरीका भी है मेरे पास, अगर आप ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को गायब कर दिया और उसकी जगह निशान लगा दिया किसका, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का। तो आंसर कौन सा आ गया, सही सी वाला पार्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो आंसर सही क्या है इसका वाला, सी वाला पार्ट। और हो सकता है आपको अभी सेटिस्फेक्शन ना हुआ हो इसमें। नहीं, एक तरीका और भी है, सुन लो यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझ में आएगा आपको अच्छे से। मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है, हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। समझे नहीं क्यों, क्योंकि अगर 1 से कम है तो सपोज करो 1/2 है, और उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 बन जाएगी। बस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब मैंने क्या किया कि पी ए अपॉन में पी बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है क्या। आप जरा सोचना कि मैं पी ए को पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी को ए लिख सकता हूं तो मैं ए को भी तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये तो बेटर लॉजिक है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा 5 मिनट का, और फिर करेंगे हम 2 क्वेश्चन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का लॉजिक समझाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करते जाएंगे, हमारा लॉजिक वाइज तो आज ही खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के और करने हैं हमें, वो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करते हैं। चलिए देख लेते हैं, है ना। 27 हो रहे हैं, 35 पे स्टार्ट करेंगे, है ना। 27 हो रहे हैं, 35 पे स्टार्ट। हाँ, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है आपको, अनुष्का, माही, सक्षम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये मैंने एक बहुत सही स्टैंडर्ड तरीके से समझाया है कि प्रॉपर्टी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होता है ना। उल्टा कर देंगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, पी ए से मल्टीप्लाई करा, और जब ए इंटरसेक्शन बी को ये लिख सकते हैं तो ए को वापस ए इंटरसेक्शन बी करके मैंने ये वाला सी वाला पार्ट आपको मैच करा दिया। चलिए करते हैं 35 पे स्टार्ट। कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं।
हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, ये दोनों तरह से क्लियर है ना? तो अब बढ़ते हैं, केवल 2 क्वेश्चनों करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 लॉजिक वाइज इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझनी पड़ती है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान देंगे यार कि इसमें कुछ अलग चीज है ना, जो आपसे पूछने का तरीका है वो थोड़ा चेंज है इस क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एक अर्न यानी कि कोई कंटेनर है हमारा, जिसमें हमारे पास 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल, 5 रेड कलर की हैं और 5 ही हमारी इसमें ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल यानी कि 1 बॉल इसमें से निकाली गई। 1 ball is drawn at random, its color is noted and it returned to the urn, यानी उसका कलर हमने नोट किया और वो वापस इसके अंदर बॉल आ गई है ना। फिर क्या करे हैं, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, ध्यान रखना जिस कलर की बॉल निकली थी ना वो तो गई गई, उस कलर की 2 और बॉल इसके अंदर चली गई है ना। 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, यानी कि उस कलर की ही 2 बॉल और चली गई इसके अंदर है ना। आगे पढ़ते हैं, देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि फिर इसमें से दूसरी बॉल निकाली गई, फिर इसमें से दूसरी बॉल को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस बार बेस थ्योरम का वाला लॉजिक लग ही नहीं रहा, केसी एक है, 2 बॉक्स है ही नहीं इसमें, केसी एक बॉक्स तो एक ही है ना, 2 बॉक्स है ही नहीं, और सेकंड बॉल क्या हो हमारी, रेड हो। अब ध्यान रखना 2 ऑप्शन बन गए, सेकंड बॉल रेड होने के 2 ऑप्शन बन गए कि या तो हो सकता है पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या ये हो सकता है कि पहली भी रेड हो और दूसरी भी रेड हो क्योंकि दूसरी तो रेड ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास है ना। सेकंड बॉल इज रेड, तो पहले के 2 ऑप्शन हो गए नहीं हो गए, या तो पहली ब्लैक होगी या पहली रेड भी हो सकती है, तो या का ऑप्शन हो गया। तो या के लिए जब भी फीलिंग आती है क्या कर देते हैं, प्लस का लगा देते हैं। ये बात क्लियर है। अब जरा लिखना मत, अब जरा सोच के आंसर देना है। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एकदम मतलब नई तरीके से। तो इसमें से ब्लैक बॉल हमने निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10, ठीक। अब ध्यान रखना कौन सी निकली पहले, ब्लैक, ब्लैक, और 2 ब्लैक और चली गई इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है ना, क्योंकि अब बॉल हो गई इसके अंदर 12, मगर रेड तो अभी भी 5 ही है। बात क्लियर है मेरी। अब दूसरे केस पे आ जाओ, यानी कि खत्म हो गया प्लस। हाँ जी, अब नए सिरे से फिर सोचना, इसमें से रेड बॉल निकली 5/10, यानी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/10। अब रेड और 2 चली गई इसके अंदर, हाँ अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 7/12, क्योंकि अब टोटल 12 हो गई, रेड 7 हो गई। तो बस अब तो कैलकुलेशन करनी है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। 25 प्लस का 35 और नीचे 120, यानी कितना हो गया 60/120। देखेंगे आंसर 1/2 है क्या, चलिए ये भी समझ में आ गया, तो कोई बात नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का लॉजिक बहुत जल्दी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपके समझ में आ जाएगी, हटा दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैंने थोड़ा सा पहले कार्ड्स का जो सिस्टम होता है वो लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ड, हाँ जी कितने तरह कार्ड होते हैं आपके, मेन कैटेगरी कितनी होती है आपकी, 4 कैटेगरी के आपके पास कार्ड होते हैं है ना। मैंने पहला मान लिया यहाँ पर डायमंड, पहले मैंने मान लिया डायमंड, फिर मैंने ले लिया यहाँ पर क्लब, फिर मैंने ले लिया यहाँ पर हार्ट, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास स्पेड। ठीक, अब क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, जरा एक एक करके आप आंसर देंगे, सोचेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। पहले तो कार्ड पूरे थे, एक कार्ड खो गया उसमें से है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 13/52 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगी एक तरीके से 1/4 है ना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी क्या होगी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी क्या होगी 1/4, क्योंकि हर बार 13/52 ही होती है। अब क्या हुआ, उसमें से एक पत्ता खो गया, एक कार्ड खो गया हमारा, है ना। लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और जरा समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो इसमें कह रहे हैं हमसे एक कार्ड हमारा खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। एक कार्ड हमारा 1 कार्ड क्या हो गया, लॉस हो गया। और उसके बाद हमने क्या निकाले, उसमें से 2 कार्ड निकाले। 2 कार्ड जो निकाले और वो हमें दोनों ही क्या मिले, डायमंड के मिले, है ना। दोनों कार्ड हमें डायमंड के मिले। लॉस कार्ड भी हो डायमंड का, यानी कि मैं तो इस पर टिक लगा देता हूँ पहले कि बाद में यही वाला केस पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन समझने का काम है, अब लिखना मत, थोड़ी समझना है यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहाँ पर बस जो यही समझना है, A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर कितना है A/E4। अब देखिए समझना क्या है कि लॉस कार्ड डायमंड का लेके चल रहे हैं और निकले भी 2 कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। निकले भी 2 डायमंड के और लॉस कार्ड भी क्या है, डायमंड का है। तो डायमंड के 2 कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12C2/51C2, या तो ऐसे समझ सकते हो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका है 12/51 इंटू 11/50। पहले बताओ ये बात थोड़ी समझ में आई नहीं आई मेरी? हाँ, कोई दिक्कत तो डिस्कस करना एक बार, समझ में आया ना। दोबारा समझाता हूँ कि लॉस कार्ड एक डायमंड का हो गया, लॉस कार्ड एक डायमंड का खो गया और 2 डायमंड निकले। अब डायमंड कितने होंगे उसके अंदर, 12। तो पहले डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 निकाले और 2 हैं। दोबारा सुना आराम से। पत्ता कितना खोया है, एक खोया है। नहीं एक मिनट, ये सुनो, समझ आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, तो ध्यान देना पड़ेगा बस इसको। एक पत्ता किसका हो गया, डायमंड का, और निकाल रहे हैं हम डायमंड। अब उसके अंदर डायमंड कितने हैं पहले ये सोचो, 12। और डायमंड कितने हैं उसके अंदर, 12। और टोटल पत्ते कितने हैं, 51। तो पहले डायमंड निकल, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। मैं कहूँ कि आपसे डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहले डायमंड निकलने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/51। ठीक। अब मेरे पास डायमंड रखा हुआ है, है ना। अब मैं दूसरा पत्ता निकाल रहा हूँ। अब डायमंड कितने हैं उसके अंदर, 11। टोटल कितने हैं, क्योंकि एक पत्ता गड्डी में से कम हो गया, बस समझ नहीं आई मेरी ये। अरे ये और ये एक ही बात है, इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले केस में। लॉस कार्ड क्या लेके चले हम, क्लब का लॉस कार्ड हम लेके चले, चिड़ी का पत्ता खोया है और निकल क्या रहे हैं, डायमंड। तो डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13C2/51C2। ये तो फॉर्मूले के तौर पे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, या वैसे अगर बात करें तो पत्ता किसका खोया है, क्लब का। डायमंड कितने होंगे उसके अंदर, 13। तो डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/51, क्योंकि एक में तो कम हो गया। अब दूसरा भी डायमंड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/50। इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। लॉजिक क्लियर है सबको? अब तो बस फॉर्मेलिटी है। अरे इस बार भी तो वही केस होगा, क्योंकि इस बार भी तो वही चीज है, सेम केस है। लॉस कार्ड किसका है, पान का है, निकले तो डायमंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरीके से 13C2/51C2, और यहाँ पर भी क्या होगा 13C2/51C2। किसी को डिस्कस करना है तो लॉजिक वाइज कर सकते हैं अभी भी, है ना, कोई भी पूछना हो। लॉस कार्ड डायमंड है, निकले 2 डायमंड है। लॉस कार्ड क्लब है, निकले 2 डायमंड है। लॉस कार्ड हर्ट का है, निकले 2 डायमंड है। लॉस कार्ड स्पेड का है, निकले 2 डायमंड है। अरे डायमंड तो दोनों केस में, हर केस में निकले हैं, और लॉस कार्ड भी क्या हो, डायमंड। यानी कि ये वाला फेवरेबल में चला गया, ये वाला फेवरेबल में चला गया। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यानी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो तो सब जानते हो, तो सीधे लिख दो फॉर्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू ये वाली चीज 12/51 इंटू 11/50। बात क्लियर है मेरी है? और नीचे क्या आ जाएगा सबका सम, यानी कि 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 1/4 13/51 इंटू 12/50। अब जरा मेरी बात सुनना, अब मैं 3 बार क्यों लिखूं? अरे जब एक जैसी चीज 3 बार रिपीट हो रही है
तो ये क्या कर देंगे इनटू 3। बात क्लियर है मेरी? सेम चीज 3 बार रिपीट हो रही है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। 1/4 से 1/4 कॉमन आके खत्म। 11 और 50 यहाँ से आके कॉमन आके खत्म। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें जरा, आंसर मैच करें। 12 इंटू 11 नीचे कितना है? 12 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 12 इंटू 3। और थोड़ा इजी कर रहा हूँ, 12 12 12 कॉमन आके खत्म। ऊपर कितना हो गया हमारे पास? 11 और यहाँ से 11 और 13 39, यानी कि 11 अपॉन कितना हो गया? 50। देखेंगे आंसर ये है क्या? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझने के साथ ना इसमें अच्छा दिमाग लगता है। कोई भी डिस्कस कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। अरे हो जाएगा, बहुत आसान, बहुत आसान। मैं कह रहा हूँ आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना नहीं सिखा रहा, आज बनाना नहीं सिखा रहे, केवल उसका एप्लीकेशन बता देते हैं। बहुत ईजी है, खत्म करो अब देखो, क्योंकि काफी लंबा खिंच गया टाइम। और इसलिए खिंच रहा क्योंकि हम थोड़ा सा एक एक चीज को डिप में मतलब आंसर इमेज करा, वो भी करा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आप थोड़ा सा जल्दी किया इसलिए खत्म भी हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 10 मिनट पढ़ाएंगे केवल, है ना? मतलब सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट ही। नहीं, इतनी बज रहे हैं। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा होने, मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में खत्म हो जाएगा फिर, है ना? अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट पढ़ाने, और कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता है ना तो समझाने का बहुत मुश्किल होता है, तो मैं भी कहता है कि चलो रहने देते हैं ना। बहुत आसान है, बहुत आसान। हटा दो इसको, मेरा कोशिश है कि हमारे अगली क्लास में खत्म ही हो जाएगी। पुराना ही रिवीजन करा रहे हैं आपको। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत आसान है, सोच के बताना आंसर। पहले का पहला पार्ट, तो लॉजिक इतना आसान है कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिख रहे हैं x 0 1 और 2। यहाँ पे लिख रहे हैं px, यहाँ पर है 0.4 0.4 और यहाँ पे है 0.2। हाँ, ये अपनी बुक में देखेंगे, इससे टेबल दे रखी है ना? आपको बस ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है या नहीं है, बस इतना बताना है। सही है? हाँ, क्यों सही है भी बताएंगे ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ना तो कभी नेगेटिव में होनी चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो यार, कि प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में है तो ये वैलिड नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी अगर 1 से बड़ी है तो वैलिड नहीं हो सकती। और टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो 0.4 0.4 0.2 1 बन गया, यानी कि क्या है? ये वैलिड है। बस इतना ही बताना है। नई चीज नहीं सिखाएंगे आज। आज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना नहीं सिखा रहे, केवल उसका यूज सिखा रहे हैं। बहुत आसान है यूज। तो सेकंड पार्ट सोच के बताएंगे ना। x 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है और 4 है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसकी 0.1, फिर 0.5, 0.2 माइनस 0.1, 0.3। हाँ जी बताएंगे, वैलिड हो सकती है क्या? नहीं है ना? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ गई, ये नॉट वैलिड। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन यूज केवल बता रहे हैं इसका। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थर्ड वाला पार्ट -1 0 और 1 बुक पर अपने अपनी देख सकते हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं 0.6, 0.1 और 0.2। हाँ जी, वैलिड है क्या? नहीं है, है ना? सम 1 नहीं है, इसलिए ये भी वैलिड नहीं है। आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। यहाँ पर दे रहे हैं 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, -1। देखो यहाँ नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। यहाँ पर बात करें हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 और 0.05। अरे क्या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये सम 1 नहीं है। 1 से ज्यादा भी हो, 1 से कम हो, दोनों केस में वैलिड नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना नहीं सीख रहे हम आज, केवल अब 2 क्वेश्चनों करेंगे। नहीं, थोड़े थोड़े, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तो 5 मिनट हो जाएंगे आराम से, खत्म करेंगे बस। अगली क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे और खत्म हमारा कोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आज नहीं सीख रहे, कोई बात नहीं, हो जाने तो सर, खत्म। बहुत बहुत टाइम लग गया, हमें ही सबसे ज्यादा लेट चल रहे हैं। जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। देखिए, मैं क्वेश्चन 8 करा रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं पहले पार्ट में k की वैल्यू निकालिए।
यहाँ पे दे रखा है 0 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर है 0 के फिर 2 के फिर यहाँ पर भी है आपका 2 के फिर यहाँ है आपका 3 के फिर यहाँ से के स्क्वायर फिर यहाँ पर 2 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर प्लस के। बस के की वैल्यू निकालने के लिए मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। बस टोटल सम को क्या कर देंगे 1 के बराबर है ना करेंगे। एक बार कितना आंसर आ रहा है 7 + 2 और +1 कितना हो गया 10 के स्क्वायर प्लस 3 4 5 6 7 8 8 और एक 9 यानी क्या हो गया प्लस का 9 के इजिकल टू 1। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के -1 बराबर 0। 10 के कॉमन लूंगा यहाँ पे क्या बनेगा k + 1 माइनस का 1 k + 1 बराबर 0। k की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो -1 आएगी और एक क्या आएगी 1/10। तो ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। तो 2 मिनट का काम है, खत्म नहीं करना इस चीज को। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बस आपका काम खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी क्या है x <3। <3 में क्या चलेगा सिर्फ ये वाला केस चलेगा <3 में बस। नहीं 3k = 1 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 3k और k की वैल्यू कितनी है 1/10 यानी कि आंसर क्या आएगा 3/10। भाई 3k = 1 थोड़ी हो जाएगा, टोटल सम 1 आता है। केवल हम यूज ये वाला करेंगे, बात क्लियर नहीं 3k यूज करेंगे, है ना। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं p x > 6। सिर्फ एक क्या आएगा 7k² + k यानी कि 7 कितना हो गया 100 प्लस का 1/10 एलसीएम कितना आ गया 100। 7 + 10 देखेंगे आंसर 17/100 है क्या 100। ये भी आंसर आ गया। इसमें ज्यादा दिमाग का काम नहीं है ना, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 0 बट <3 कौन कौन से केस कंसीडर, हाँ केवल 1 और 2 वाला कंसीडर होगा यानी कि 3k। आंसर क्या आएगा इसका भी 3/10, यही आंसर है क्या। और जो अगला वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस केवल मेरे को आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक कराने हैं ना। हाँ बस केवल 2 से नहीं वो हट गया सर, जब तो कह रहे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ जी कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं अभी भी, है ना। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और 2 से लेकर के ये 5 क्वेश्चन कराने हमारे, इसके साथ ही हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म होगी। कुछ पूछा तो नहीं है, हाँ बताओ बताओ। हाँ ये आप क्या कह रहे थे बताना।